नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के इवेंट लूप के बारे में। जावास्क्रिप्ट के इवेंट लूप के कंसेप्ट को समझना काफ़ी आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इंटरनली कैसे फंक्शंस को प्रोसेस करता है, कैसे एग्जीक्यूशन करता है, कैसे अपना एसिंक्रोनस नेचर कंसिस्टेंट रखता है, जबकि इसके पास बस एक ही थ्रेड अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे इवेंट लूप के द्वारा, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है इंटरव्यूअर्स के लिए। इंटरव्यूअर्स जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स जो सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट, सेट इंटरवल को यूज़ करके या फिर वेरिएबल स्कोप को ध्यान में रखते हुए उसकी वैल्यू को चेंज करके, ट्वीक करके मैनिपुलेट करते हैं क्वेश्चंस को। कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ में भी एक एडवांटेज रहेगा। प्लस जब आप अच्छे प्रोग्राम्स लिखने चाहेंगे जावास्क्रिप्ट में, वेदर वो आप फ्रंट एंड में लिखें या फिर नोड जेएस के लिए लिखें, तो भी आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी, क्योंकि आपके पास एक क्लियर कंसेप्ट रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपके वेरिएबल्स, आपके फंक्शंस किस प्रकार, कब, क्या रिटर्न करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, और आप जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को, इसके पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्लोर और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इवेंट लूप के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैसे रन होता है हमारे सिस्टम में। छोटा सा हम एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे के स्लाइड में। पहले हम समझ लेते हैं थ्योरेटिकली प्रोसेस क्या होती है। जब भी कोई नोड प्रोग्राम या फिर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम हम रन करते हैं, प्रोग्राम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इस इंस्टेंस को हम प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस को एक सिंगल थ्रेड असाइन किया जाता है। जानते हैं जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोसेस को एक सिंगल थ्रेड असाइन किया जाता है, और ये क्या करता है, ये इंटरनली कम्युनिकेट करता है सीपीयू कोर से। इसके भी जो भी स्केड्यूल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, उनको रन करने के लिए। इवेंट लूप कब पिक्चर में आता है, जब इस सिंगल मोस्ट थ्रेड को ये डिसाइड करना होता है कि दिए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कब किसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। उस वक्त हम इवेंट लूप का सहारा लेते हैं। तो आइए अब समझते हैं इवेंट लूप कैसे काम करता है। देखिए, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पर एक स्क्वायर नम का फंक्शन है, जो कि किसी भी दिए गए इनपुट की स्क्वायर को रिटर्न करता है, और एक टेस्ट रन फंक्शन है जो स्क्वायर नम को इनपुट प्रदान करता है और साथ ही साथ इसे इन्वोक करता है। अल्टीमेटली हम लोग टेस्ट रन के रिजल्ट को एक रिजल्ट नाम के कॉन्स्ट वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है वो हीप मेमोरी पे होता है। इस डायग्राम को जो मैंने मोजिला डेवलपर्स नेटवर्क के ऑफिशियल पेज से लिया है, आप देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्टैक फ्रेम का यूज होता है, क्यूज का यूज होता है, और हीप का यूज होता है। बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उन्हें हम हीप मेमोरी में रखते हैं। जो फंक्शंस कॉल होते हैं उन्हें हम स्टैक फ्रेम पे रखते हैं। स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट, और फिर क्यू। क्यू में हम मैसेजेस को रखते हैं, वो मैसेज हैंडलर्स जो जावास्क्रिप्ट के इंटरनल फंक्शंस या फिर कोई बड़े ऑपरेशंस के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने होते हैं। जैसे कि वो जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट या सेट इंटरवल, वो उनके मैसेज हैंडलर्स, इन सब को हम क्यू के द्वारा प्रोसेस करते हैं। तो जब भी स्टैक फ्रेम एम्प्टी होता है, तब हम क्यूज से मैसेज उठाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले जो रेफरेंस है वो टेस्ट रन फंक्शन का, वो फ्रेम 1 में आ जाता है। और फ्रेम 1 में ना ही सिर्फ टेस्ट रन, बट उसके जो लोकल वेरिएबल्स हैं जैसे कि एन, उसका भी रेफरेंस हम स्टोर करके रखते हैं। फ्रेम 1 के अंदर से, जो लेट्स से टेस्ट रन फंक्शन के अंदर से, हम स्क्वायर नम को इन्वोक कर रहे हैं। तो जो दूसरा फ्रेम बनता है जब इन्वोक हो जाता है स्क्वायर नम, वो आता है स्क्वायर नम के रेफरेंस का। वहां पर स्क्वायर नम और उसके लोकल वेरिएबल्स को हम स्टोर करते हैं। फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो स्क्वायर नम वैल्यू को रिटर्न कर देता है, और जैसे ही वैल्यू रिटर्न हो जाती है, स्क्वायर नम वाला जो फ्रेम है वो हट जाता है, और उसके बाद वो वैल्यू आती है टेस्ट रन फंक्शन के अंदर। वहां पर वो भी इस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, और जैसे ये इस वैल्यू को रिटर्न करता है तो स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि एक वेरी सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को हमने कैसे इवेंट लूप में रन किया। लेकिन अभी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो हम आगे इनकाउंटर करेंगे और उन्हें देखेंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। हीप क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड इन अ हीप। हीप जस्ट एक नाम है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को उठा के पटक देते हैं। पुराने पुराने ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि फाइलों का एक गुच्छा पटक दिया जाता है, उसे हम हीप बोलते हैं। एक अनस्ट्रक्चर्ड स्पेस ऑफ मेमोरी, क्यू।
क्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा। जावास्क्रिप्ट इंटरनली एक रन टाइम मैसेज क्यू को यूज करता है, रेफर करता है। उसके अंदर लिस्ट होता है मैसेजेस का जिसे वो प्रोसेस करता है। हर मैसेज के साथ एक फंक्शन हैंडलर अटैच्ड होता है और जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन को फिर इन्वोक करके एग्जीक्यूट करता है। इवेंट लूप में जब भी स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो जाता है तो जावास्क्रिप्ट क्यू से मैसेजेस को रीड करना, उनके अटैच्ड हैंडलर्स को इन्वोक करना स्टार्ट कर देता है। तो अब बात करते हैं इवेंट लूप की। जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम मॉडल होता है वो इवेंट लूप पे बेस्ड होता है। इवेंट लूप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इवेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, उनके रिजल्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, और जो क्यूड सब टास्क हुए जैसे कि सेट इमीडिएट या सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट के, उनके मैसेज हैंडलर्स को भी एग्जीक्यूट करने के लिए। इवेंट लूप सिंक्रोनसली अपना काम करता है मैसेज क्यूज में। वो एक के बाद एक मैसेज को उठाता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है और फिर वेट करता है अगले मैसेज की आने की जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इवेंट लूप सीक्वेंसली किस तरह काम करता है ये देखते हैं। इवेंट लूप के एक पूरे प्रोसेस को हम टिक बोलते हैं। तो जब इवेंट लूप स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट टिक ऑफ इवेंट लूप हैज स्टार्टेड, और उसमें फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको फॉलो करता है, वो कंप्लीट करता है। उसके बाद फिर वो अपना अगला टिक स्टार्ट करता है। तो जब पहला टिक इवेंट लूप का स्टार्ट होता है तो इवेंट लूप सबसे पहले चेक करता है कि कोई पेंडिंग टाइमर जैसे कि सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल अवेलेबल है क्या। वो ये भी चेक करता है कि कोई पेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टास्क जैसे कि किसी पोर्ट से इवेंट को लिसन करना या फिर किसी फाइल को पढ़ना या फाइल रीड राइट करना, ये सारे काम चल रहे हैं क्या। अगर ये सारे में से कोई भी एक चेक पॉइंट ट्रू होता है तो हम जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप में एंटर कर जाते हैं और ये सारे ऑपरेशन सिक्वेंशली परफॉर्म करता है। जैसे कि सबसे पहले वो देखता है कि अच्छा अगर कोई पेंडिंग टाइमर अवेलेबल है तो उसके रिलेटेड कॉल बैक्स को चेक करेगा। हम सेट टाइम आउट के भी या फिर सेट इंटरवल इन फंक्शंस के भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे कोड एग्जांपल्स में। जो ये पेंडिंग टाइमर्स हैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इनको चेक करेगा, इनके रिलेटेड कॉल बैक्स अवेलेबल हैं क्या। अगर अवेलेबल हैं तो वो इनको इन्वोक करना स्टार्ट करेगा। अगर कोई पेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टास्क अवेलेबल है तो जावास्क्रिप्ट उनको भी इंटरटेन करेगा। इसके बाद जावास्क्रिप्ट एक पोलिंग फेज में एंटर करता है। वहाँ पे वो मोमेंटरली रुकता है, बहुत ही कम समय के लिए रुकता है, अपना एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देता है। वो रुकता है, देखता है कि अच्छा कोई और बड़ा टास्क या फिर कोई लॉन्ग रनिंग टास्क जो कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो गया है इस बीच जब तक उसने पहले दो टास्क को एग्जीक्यूट किया था, तो फिर उनके रिलेटेड कॉल बैक्स को भी एग्जीक्यूट कर लेता है। उसके बाद वो चेक करता है एक स्पेसिफिक टाइमर सेट इमीडिएट को और उसके रिलेटेड कॉल बैक्स को इंटरटेन करता है, और फिर कोई भी क्लोज ऑपरेशन या फिर क्लीन अप इवेंट्स हुआ उनको एग्जीक्यूट करके इवेंट लूप का पहला टिक खत्म कर देता है। जब इवेंट लूप के सारे एक्शंस जो हमने अभी देखे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वन टिक ऑफ इवेंट लूप हैज़ बीन कंप्लीटेड। और अगर इतना सारा कुछ होने के बाद जावास्क्रिप्ट के रन टाइम मैसेज क्यू में वापस से कोई नया मैसेज रहेगा तो जावास्क्रिप्ट वापस से नेक्स्ट टिक ऑफ इवेंट लूप स्टार्ट कर देगा, सेम पैटर्न। तो ये तो थी थ्योरी। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, कोड एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के सबसे बेसिक प्रोग्राम को, जिसमें हम देख सकेंगे कैसे स्टैक फ्रेम पर फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को सबसे पहले डीबग करते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में भी देखा था कि इसे कैसे इवेंट लूप पर रन किया था, और इसके एग्जीक्यूशन को हम यहाँ पर भी देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को डीबग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो उसे रेफर कर सकते हैं। इस डीबगर में यहाँ पे कॉल स्टैक ऑलरेडी प्रेजेंट, ये जो एनोनिमस स्टैक है, ये जो कॉल स्टैक का पहला जो एलिमेंट है एनोनिमस स्टैक, ये बेसिकली मेल फंक्शन प्रोग्राम को रेफर कर रहा है जिसके द्वारा हमने टेस्ट रन को एक्चुअली इन्वोक किया है। टेस्ट रन कॉल स्टैक पे ऑलरेडी अब आ चुका है। टेस्ट रन के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स हैं एन, उसे भी वो रेफ़र कर रहा है, और फिर स्क्वायर नम, इसे भी इस लाइन को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक और फ्रेम कॉल स्टैक पर आ जाता है। ये देखिए स्क्वायर नम, इसका भी रेफरेंस हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर भी एक लोकल वेरिएबल है एन, उसकी वैल्यू है 5, तो उसे भी ये रेफर कर रहा है। अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम यहाँ से वैल्यू रिटर्न होकर निकलेगा तो जावास्क्रिप्ट का ये स्टैक फ्रेम अपने आप यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए वापस ये हट चुका है और वैल्यू लेकर यहाँ पे आ गया है स्क्वायर नम। अब इस वैल्यू को भी टेस्ट रन रिटर्न कर देता है। तो जैसे हम इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो देख सकते हैं आप सिर्फ एनोनिमस
बचा है जो कि मेन प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट को रेफर करता है। तो जावास्क्रिप्ट का कॉल स्टैक एम्प्टी हो चुका है और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 25 और जैसे हम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट से बाहर निकलेंगे स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। ये था सबसे सिंपल प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में। अब देखते हैं हम एक और प्रोग्राम जो कि हमें इवेंट लूप के कंसेप्ट और खासकर ये जो टाइमर्स होते हैं सेट इमीडिएट सेट टाइम आउट इनके बारे में बताएगा। इस प्रोग्राम को भी आप ध्यान से देखें। आप इसे रन किए बिना इसका आउटपुट गेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट टाइम आउट की। सेट टाइम आउट के अंदर जो बॉडी होती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दो आर्गुमेंट लेता है, एक हैंडलर, हैंडलर एक टाइम का फंक्शन होता है, और एक टाइम आउट मतलब कितनी देर बाद इसे कॉल किया जाएगा। टाइम आउट में आप वैल्यू प्रदान करते हैं मिली सेकेंड्स में। जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 मिली सेकेंड वैल्यू डिफाइन की है कि 0 मिली सेकेंड के बाद आप जो है सो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का मतलब सेट टाइम आउट की इस हैंडलर को आप एग्जीक्यूट करते हैं। नियम के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले कंसोल लॉग 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर 0 सेकेंड बाद ही तो मतलब ये भी एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए कि प्रोग्राम पहले यहाँ आएगा, फिर इसे इनकाउंटर करेगा, फिर इसे एग्जीक्यूट करेगा और वापस से कंसोल लॉग 3 को एग्जीक्यूट करेगा। तो आउटपुट होना चाहिए 1 2 3। लेकिन जब हम इसे रन करेंगे एग्जीक्यूशन में आ रहा है 1 3 2। ऐसा क्यों? हमने तो इसे कोई डिले भी नहीं दिया था और ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में भी पहले है, तो भी हमारे पास प्रिंटिंग ऑर्डर है वो डिफर कर जाता है। 1 2 3 की जगह 1 3 2 आता है। तो इसे हमें समझना होगा। सर अगर हम रिकैप करते हैं कि जो हमने थ्योरी में समझा था कि इवेंट लूप में जो भी टाइमर फंक्शंस होते हैं या इनके हैंडलर्स होते हैं उनको ये मैसेज क्यू में रखता है। और मैसेज क्यू को हम कब इंटरटेन करते हैं? जो हमारा स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो जाता है। जब जावास्क्रिप्ट अपनी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रन करेगा तो सबसे पहले इस लाइन पर आएगा, लाइन नंबर 16 console.log1, इसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर इस चीज़ को इनकाउंटर करेगा, तत्कालीन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे ये अपने मैसेज क्यू में भेज देगा और फिर लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, इवन दाउ ये 0 मिली सेकेंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये 0 मिली सेकेंड ये नहीं बताता कि आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के रन होने के ठीक 0 मिली सेकेंड के बाद जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन हो जाएगा इस कोड का। नहीं, आपके कॉल स्टैक के एम्प्टी होने के बाद 0 मिली सेकेंड के बाद, लेट्स से अगर आपने यहाँ पे 100 मिली सेकेंड लिख दिया होता तो कॉल स्टैक के एम्प्टी होने के 100 मिली सेकेंड के बाद इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। ये आप काफ़ी ध्यान से समझें। इसको हम डीबग करके भी देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने इसे डीबग किया है, कॉल स्टैक में टेस्ट रन 2 ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे भी मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया है इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि इस पे ब्रेक पॉइंट कब आता है और फिर ये फंक्शन यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कब आता है ये हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट को इनकाउंटर करता है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। उसके बाद वो देखिए कंसोल लॉग 3 को प्रिंट करने चला जाता है। इसने कंसोल लॉग 2 को अभी तक इंटरटेन नहीं किया है। सबसे लास्ट में जब उसका स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो जाता है तब मेन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कंसोल लॉग 2 पे आता है। क्यों? क्योंकि स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो चुका है टेस्ट रन 2 के रिलेटेड। ठीक है, और अब ये जो मैसेज था इसके पास मैसेज हैंडलर में, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे देखिए टाइम आउट आ चुका है अब इसके स्टैक फ्रेम पे, क्योंकि अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये आ चुका था। तो टेस्ट रन 2 जब एग्जीक्यूट हुआ था तो इसने टाइम आउट को भी रेफ़र किया था, लेकिन इससे रिलेटेड जो हैंडलर था इसे इसने अपने मैसेज क्यू में भेज दिया था, उसे उसने एग्जीक्यूट नहीं किया था। ठीक है, इसकी वजह से हमें कंसोल लॉग 1 पहले दिखा, फिर कंसोल लॉग 3 दिखा, लेकिन कंसोल लॉग 2 अब दिखेगा जब हमारा स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो चुका है और जावास्क्रिप्ट का इवेंट लूप मैसेजेस को मैसेज क्यू से रीड करना स्टार्ट करेगा, उनके हैंडलर्स को इन्वोक करना स्टार्ट करेगा, एंटरटेन करना स्टार्ट करेगा और हमारे पास आउटपुट आएगा 1 3 2। अब देखते हैं सबसे आखिरी एग्जांपल। ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी एग्जांपल है। इसमें आप ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप के कंसेप्ट को देखेंगे बल्कि आप फंक्शन होस्टिंग या वेरिएबल होस्टिंग कह सकते हैं, वेरिएबल होस्टिंग और उसके स्कोप के कंसेप्ट को भी देखेंगे। भी देखिए यहाँ पे देखने में एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमने टेस्ट रन 1 नाम का एक फंक्शन ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन स्कोप में एक वेरिएबल डिफाइन किया है।
ध्यान से सुनिएगा, इस फंक्शन स्कोप में एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंडेक्स वैर के द्वारा, वैर कीवर्ड के द्वारा। जब तक इंडेक्स की वैल्यू 5 से कम तक रहेगी तब तक इंडेक्स पढ़ेगा, और इसके अंदर के लूप में हम ये जो स्कोप है, ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर के ब्लॉक में हम ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके अंदर के ब्लॉक में सबसे पहले तो हमने टाइम आउट से पहले की वैल्यू को प्रिंट किया है, फिर टाइम आउट की बाद की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। चाहे तो एक बार इसके आउटपुट को गेस कर सकते हैं। जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप के कंसेप्ट सही समझ में नहीं आए होंगे, या फिर जो इससे अवगत नहीं होंगे, वो शायद कुछ ऐसा सोचें कि इसका आउटपुट आएगा 1 1 2 2 3 3, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जब इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आया है 0 1 2 3 4 और 5 5 5। मतलब ये जो एक्सक्यूशन कंटेक्स्ट जब यहाँ पे आया, कुछ तो यहाँ पे उसके साथ डिफरेंट रहा। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम डीबग करते हैं और समझते हैं कि क्या दिक्कत हुई। इस प्रोग्राम को डीबग किया है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बाकायदा अपनी सही जगह पे आ गया है, टेस्ट रन 1 कॉल स्टैक में है। ये इंडेक्स को रेफर कर रहा है जो इसके लिए एक लोकल वेरिएबल है। इंडेक्स की वैल्यू अभी 0 है। प्रोग्राम को हम आगे एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं आया है। सेट टाइम आउट के बारे में आपने पिछले एग्जाम्पल में समझ ही लिया था। अभी इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 कि यहाँ पे आप नजर रखें, इंडेक्स 2, फिर इंडेक्स 3, फिर इंडेक्स 4। मेरे कर्सर को फॉलो करें, यहाँ पे आप नजर रखें, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट सेट टाइम आउट के मैसेज हैंडलर पर आया है। लेकिन इस वक्त इंडेक्स की वैल्यू क्या है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त इंडेक्स की वैल्यू 5 है। तो जब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट सेट टाइम आउट के मैसेज हैंडलर पर आता है, उस वक्त तक इंडेक्स की वैल्यू 5 होती है। ये फॉर लूप से प्रोग्राम एग्जिट हो चुका होता है, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 5 हो गई होती है, और फॉर लूप का कंडीशन है अगर वैल्यू 5 से कम है तभी तक आप फॉर लूप के अंदर रह सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 5 से ज़्यादा 5 हो चुकी है, मतलब 4 से ज़्यादा हो चुकी है, तो फॉर लूप एग्जिट हो गया है, स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो गया, और अब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप अपने मैसेज क्यूज से मैसेज हैंडलर्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो उसके साथ उसने 5 मैसेज हैंडलर्स को रजिस्टर कर रखा होगा, क्योंकि 5 बार एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट यहाँ पर आया था 0 1 2 3 4। लेकिन जब एग्जीक्यूट करते वक्त इस वेरिएबल को वो रेफर करेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 5। तो रेफर करते वक्त इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई है 5, इसीलिए वो 5 बार 5 प्रिंट करता है। इसे सही से एग्जीक्यूट करने का क्या तरीका है, जैसे कि अगर हम चाहें और कि इसे भी ये 0 1 2 3 4 ही प्रिंट करे, ना कि 5 5 5 प्रिंट करे, मे बी दैट इज आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर कंसेप्ट आ जाती है होइस्टिंग की। हम सब जानते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होइस्टिंग होती है, वेरिएबल होइस्टिंग होती है। ये जो इंडेक्स है ये एक लोकली डिफाइंड वेरिएबल है इस फंक्शन टेस्ट रन 1 के अंदर। तो जैसे ही इस इंडेक्स को जावास्क्रिप्ट रेफर करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त, इसे ये हॉइस्ट कर लेता है फंक्शन लेवल पे, फॉर लूप से ऊपर के लेवल पे इसे हॉइस्ट कर लेता है इसके रेफरेंस को। लेकिन अगर इसे हम एक ब्लॉक स्कोप में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस प्रकार रन होता है। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। इस वक्त यहाँ पे देखिए ये एक ब्लॉक स्कोप में रन हो रहा है, ये लिखा भी आ गया है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 0 है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सेट टाइम आउट को रजिस्टर करता है, आगे बढ़ता है, और इसी प्रकार से ये फंक्शन बार बार रजिस्टर होता है सेट टाइम आउट का मैसेज हैंडलर। इंडेक्स की वैल्यू अभी 3 है। आप वैल्यूज़ को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। और अब ये आखिरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर चल रहा है, 4th वन। इंडेक्स की वैल्यू 4 हो गई है, और अब इंडेक्स की वैल्यू 5 हो चुकी है। ये देख सकते हैं इंडेक्स की वैल्यू 5 हो चुकी है। जो इसका टाइम आउट है वो अभी भी ग्लोबल स्कोप में है। जब ये टाइम आउट, जब पहला टाइम आउट रजिस्टर हुआ था ब्लॉक रन के द्वारा, उस वक्त इसकी वैल्यू 0 थी। तो इसने इसकी वैल्यू को 0 ही रेफर किया है अभी भी। यहाँ पर ना सिर्फ मैसेज हैंडलर रजिस्टर हुआ है, बल्कि वो वैल्यू भी रेफर की जा रही है ब्लॉक स्कोप के टाइम की, जिस टाइम पे इसे रेफर किया गया था। इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज हैंडलर अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू 0 के साथ रजिस्टर हुआ। जब आप आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि हर मैसेज हैंडलर अपने एग्जीक्यूशन ऑर्डर में अपनी रिस्पेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के साथ रजिस्टर हुआ था। यहाँ पे इंडेक्स 1 आ चुका है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी देखते हैं इंडेक्स की वैल्यू, तो ये इंडेक्स की वैल्यू 2 है। तो सेट टाइम आउट, चूँकि ये ब्लॉक स्कोप के अंदर रन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट कीवर्ड का यूज़ किया है, इंडेक्स ब्लॉक स्कोप में है यहाँ पर, तो ये ब्लॉक स्कोप की वैल्यू को रेफर कर रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक स्कोप में वैल्यू बढ़ रही है और इंडेक्स
की वैल्यू को रेफर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है इवेंट लूप के द्वारा। इवेंट लूप कैसे काम करता है उसके आपने एग्जांपल्स देखे, जावास्क्रिप्ट अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स को कैसे रन करता है उसके भी आपने एग्जांपल्स देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।